Very good evening to everyone. So today we are going to solve our structural geology questions that starts from 13th number because 12 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के होते हैं. तो अब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अगले 12 क्वेश्चंस हम अगले 12 के पहले अगले 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फिजिकल जियोलॉजी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी. तो अब हम आएंगे 13th क्वेश्चन के पास. सो या 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ सिग्मा 1 रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्रिंसिपल कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब सिग्मा 1 जो है वो आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो बता रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ नॉर्मल फॉल्टिंग रेजाइम. अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि नॉर्मल फॉल्टिंग रेजाइम क्या होता है, क्या था उसके अंदर, और स्टेटमेंट जो नॉर्मल फॉल्टिंग से रिलेट करी गई है उसके बारे में बात करनी है. तो एंडरसन थ्योरी ऑफ फॉल्टिंग के अकॉर्डिंग टू द एंडरसन थ्योरी ऑफ फॉल्टिंग, अर्थ सरफेस एक फ्री बाउंड्री है. सो 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3. नॉर्मल फॉल्टिंग का क्या मतलब होता है? नॉर्मल फॉल्टिंग का मतलब यहाँ पे होता है extension of crust. There is an extension. No, not like this. There is an extension. Okay. तो क्रस्ट यहाँ पे एक्सटेंड होती है, और डायग्राम में आपको बताऊंगी नॉर्मल फॉल्टिंग के बारे में. ये अब जो आपकी रिवर्स फॉल्टिंग होती है उसके अंदर आपका जो एक्सटेंशन है वो कंप्रेशन के अंदर बदल जाता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन डोमिनेट्स. और जो आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग होती है ना, उसमें आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है. अब हमें ये पूछ रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि रिवर्स फॉल्टिंग, सीधा सीधा कनेक्ट करो. कंप्रेसिव स्ट्रेस रिवर्स फॉल्टिंग के अंदर जो आपका सिग्मा 1 है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल सिग्मा 1 जो है वो बताता है. ठीक है, तो अब बताओ नॉर्मल फॉल्टिंग में. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तो ये आपका सिग्मा 1 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा. ऑब्वियसली कुछ दिक्कत होगी तो मैं डायग्राम में बता दूंगी. और आपका नॉर्मल फॉल्टिंग में जो सिग्मा 1 होगा उसमें आपका क्रस्ट एक्सटेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 जो है वो वर्टिकल होगा. ठीक है, तो सिग्मा 1 वर्टिकल इज मोर देन सिग्मा 2 हॉरिजॉन्टल इंटरमीडिएट एंड सिग्मा 3 हॉरिजॉन्टल लीस्ट. ओके, सो ग्रेविटी यहाँ पे मेन कंप्रेसिव लोड की तरह एक्ट कर रही है. रॉक फेल करता है वर्टिकल कंप्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल फॉर एक्सटेंशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही होगी. अब मैं अगर यहाँ पे डायग्राम्स बना दूँ तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. कैसे? वेट अ सेकेंड, ये हमारा नॉर्मल का बना रही हूँ मैं. तो यहाँ पे हमारा डेल वी, डेल एच मिनिमम, डेल एच मैक्सिमम. तो यहाँ पे सबसे ऑब्वियसली एक्सटेंशन हो रहा है तो यही वाली होगी, तो डेल वी सबसे ज़्यादा, फिर एच मैक्स, और सबसे कम आपका हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन एच मिन. ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल का है, मतलब सॉरी नॉर्मल फॉल्टिंग का है. रिवर्स फॉल्टिंग में आपकी चीज़ें कैसी होगी कि आपका एच यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स के अंदर, आपका एच मैक्सिमम होगा, फिर आपका एच मिनिमम, फिर आपका सबसे कम होगा वर्टिकल डेल वी. ओके, स्ट्राइक स्लिप इज़ लाइक एच मैक्स एंड एच मिन के बीच में आपका डेल वी, कुछ इस तरीके से. ठीक है, और यार एक मिनट, आई होप ये सब ने देख लिया होगा. इसको प्लीज़ पॉज कर लेना.
मेरे को एक डायग्राम ज़रूर और बनाने थे, हो सकता है अगली बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लें। कैसे? ये वाले डायग्राम, ये 3 डायग्राम ऐसे। जो ये डायग्राम होगा ये आपका नॉर्मल फॉल्टिंग के लिए, ये आपका स्ट्राइक स्लिप, और ये आपका रिवर्स फॉल्टिंग के लिए। शेडेड पोर्शन में भी इस तरीके से। तो अब आप देखो कि सिग्मा 1 इज़ हॉरिजॉन्टल, ये तो फेल हो जाता है क्योंकि ये रिवर्स और थ्रस्ट रिजाइन के लिए स्टेटमेंट है। सिग्मा 1 इंक्लाइंड, इट इज़ इररेलेवेंट at 60 degree, it is irrelevant. Why? Because principal stresses are defined by definition that they are mutually perpendicular, not by arbitrary angles. So they are mutually perpendicular, not at some arbitrary angle. And sigma 1 is perpendicular to the fault plane. No, it's not necessarily true. So yeah, coming to the next question, that is 14th question. So which one of the following statement regarding pure shear deformation is correct? So we need to know what is pure shear deformation. So in pure shear deformation, it occurs by what? It occurs by homogeneous shortening, okay, and there is an extension along the orthogonal direction. So what happen over here is in pure shear कि यहाँ पे कोई आपकी rotation of material lines नहीं होती. There is no rotation. Okay, I'm just writing in a code word. No rotation. And strain axis जो हैं वो आपके align रहते हैं principal stresses के साथ in a natural way. Like the strain axis does not move or change. Suppose कि हम एक क्यूब है, क्यूब ऑफ अ ब्रिक, एंड वी आर फ्लैटनिंग इट आउट, तो इसकी शेप सेम रहेगी, बस उसका वॉल्यूम आई गेस वॉल्यूम भी इसका बस इसकी शेप सेम रहेगी, इसके एक्सेस वगैरह नहीं डिफर आउट होंगे। बल्कि जो आपका सिंपल शेयर होता है उसके अंदर आपकी मटेरियल लाइंस और बेसिकली यहाँ पे आपकी जो मटेरियल लाइंस हैं और जो आपकी स्ट्रेन एक्सेस हैं उनका कोई रोटेशन नहीं होता। लेकिन जो आपका सिंपल शेयर है उसमें आपके मटेरियल लाइंस और स्ट्रेन एक्सिस कॉन्टिन्यूसली रोटेट होते हैं ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ओके, सो पहला स्टेटमेंट जो है, द ओरिएंटेशन ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस strain ellipsoid continuously change during deformation. This statement explains simple shear, not pure shear, bhai. And second, the principal axis of strain ellipsoid always coincide with the principal axis of strain. That is true for pure shear. That is a true statement. Questions यहीं पे समाप्त होना चाहिए, पर हम अगले options भी देखेंगे. अब orientation of principal axis of strain ellipsoid do not coincide with the orientation of the principal axis of the strain. This is somewhat contradict definition. In pure shear they do coincide. तो यहाँ पे अगर नॉट ना होता, डू coincide होता तो ऐसे होता. और यूपीएससी में एक चीज़ आप और देखना कि if they have given a big statement and they have put not in it, definitely that is wrong. Okay, तो मतलब और आप ये देखिए ना कि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनमें से एक ही सही होगा. और नॉट वाली नेगेटिव स्टेटमेंट इन यूपीएससी ऑप्शन इज ऑलमोस्ट 95% रॉन्ग. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ constant volume deformation having no stretching and shortening of line. Constant volume isn't required. Lines do shorten and extend. That's the point of the shear and strain. Okay, so our B option is correct. And if there is any other thing that I can tell, I can make a diagram for pure shear. Supposedly we have this circle and then it goes extended like this because our forces are acting in such manner. Okay, तो इस तरीके से principal axis of strain and ellipsoid always coincide with the principal axis of strain. And in this diagram the axis of stresses are mentioned. Which one is sigma 1, which one is sigma 3? Sigma 1 is this, sigma 3 is this. And since pure shear is coaxial, so basically what the statement term is कि ये coaxial होते हैं. Okay, and the strain axis remain fixed throughout the deformation. So coming to the 15th question,
consider the following statement regarding transected cleavage in a folded rock. So I'll show you what how transected cleavage looks like or something. So transected cleavage, पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि ये है क्या, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखती हूँ. ये ट्रांजेक्टेड क्लीवेज जो है वो एक सेकेंडरी क्या है, फोलिएशन या लिनिएशन, फोलिएशन है. ओके, एंड ये आपके फोलिएशन दैट कट अक्रॉस द एक्सियल प्लेन ऑफ अ फोल्ड. ओके, इट डज नॉट पैरेलल टू इट. सो व्हाट इट्स स्पेशलिटी, ट्रांजेक्ट, इट कट अक्रॉस axial plane of fold, not parallel to it. Okay, it forms when the cleavage develops simultaneously with the folding, that is when it forms it is a part of sin folding formation. अगले बार शायद ऐसी चीज़ें बता दें, ये ऑप्शन में डाल दें. और the direction of maximum shortening is oblique to the fold axial plane. So the cleavage transect the fold geometry is a key clue to deformation timing and strain orientation. Okay, so I'll make you a diagram if I may. So suppose ये आपका कोई fold है, ठीक है. अभी थोड़ा ऐसे ही बना रही हूँ. ओके, और एक मिनट, और आपकी जो हिंज लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है. हिंज लाइन इज लाइक दिस, एंड ये आपका एक्सियल सरफेस लगा लो. जो आपकी क्लीवेज लाइन है ना, वो कुछ इस तरह से इसको काटती हुई जा रही है, इस तरीके से. तो इसलिए इसको ट्रांजेक्टेड क्लीवेज कहते हैं, ठीक है. तो सिन फोल्डिंग मैंने आपको बता दिया कि इट फॉर्म साइमल्टेनियसली विद द फोल्ड. तो अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. ट्रांजेक्टेड क्लीवेज फॉर्म्स पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन ऑफ द फोल्ड. दैट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट पैरेलल बट ऑब्लिक टू इट, है ना. ट्रांजेक्टेड क्लीवेज forms when folding occurs in a layer oriented oblique to all the principal axial strain. That is correct. Transected cleavage forms concurrently with the associated fold. So that is true. Concurrently means the same folding. Like it's not a post folding formation. It's something that forms उस तरीके से. So second and third statement would be correct. Also पहली और दूसरी स्टेटमेंट एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, तो एक और दो तो साथ में हो ही नहीं सकता. तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो चला गया, और ऐसा एक सिंगल ऑप्शन ठीक हो ऐसा होता नहीं. तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा ट्रिक टेक्निक्स, थोड़ा बहुत बेसिक्स भी लगाओगे तो आप सेकंड थर्ड को ही चूज़ करोगे, है ना. अब आ जाइए 16 क्वेश्चन पे. द टाइप ऑफ लिनिएशन फाउंड इन अनमेटामॉर्फिज्ड, एक मिनट, या द टाइप ऑफ लिनिएशन फाउंड इन अनमेटामॉर्फिज्ड और वेरी, पहला स्टेटमेंट देख लो, लिनिएशन है, ठीक है. अनमेटामॉर्फिज्ड है, ओके. वेरी लो ग्रेड, ये भी देख लो. मेटासेडिमेंट्री, अलग डेफिनेशन. फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन. अब इंटरसेक्शन कैसे फॉर्म होता है? इंटरसेक्शन बाय कंपैक्शन क्लीवेज से और सब्सिक्वेंट टेक्टोनिक क्लीवेज से, उससे ये फॉर्म हुआ है. तो इसको क्या कहेंगे? तो व्हेन टू प्लेनर स्ट्रक्चर दे इंटरसेक्ट, ओके, so there is a line of intersection that produces a lineation. We all know that. In shale or slate, the bedding or compaction cleavage intersects later with a tectonic cleavage. So there is a SO, that is a compaction cleavage, and it intersects with the tectonic cleavage S1, and they produce a rod-like structure or pencils of rock. This is known as pencil structure, and they are found in weakly metamorphosed where mud rocks में आप लगा लो शेल, ये सब. अब ऑर्गन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऑर्गन स्ट्रक्चर एक आई शेप्ड फेल्सपार है, फेल्सपार पोरफायरोक्लास्ट.
in gneiss, that is in higher metamorphism. Organ structure is fine in there. And what about the slicken side? Slicken side structure is a polished striated surface. Okay. And Boudinage is a sausage like segment, forms extension of competent layer within less competent matrix. ओके सो यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि देखो पेंसिल स्ट्रक्चर जो है मुझे पता है कि भाई ये वीकली मेटामॉर्फोस मड रॉक शेल इन सब में मिलेगा. जब आपका कंपैक्शन क्लीवेज जो है वो सब्सिक्वेंट टेक्टोनिक क्लीवेज S1 S0 से टकराता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, तो वो आपके पेंसिल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ऑर्गन हमारे को ग्नाइस में मिलता है, आई शेप्ड फेल्सपार होता है और फाइब्रोक्लास्ट इन नाइस. स्लिकन साइड स्ट्रक्चर जो है वो पॉलिश स्ट्राइटेड सरफेस पर मिलता है. एंड बुडिनाज इज समथिंग that is formed by the combination of incompetent and competent layer, and it's a sausage that forms by the extension of these. Okay, so field is that ki it's like a rock that splits into stubby pencils oriented intersection line. So that is what pencil structure is. Now coming to the 17th question, if I may give you a diagram, just a minute. Supposedly, if we have compaction cleavage is happening, and then what happen is other force happen in this direction and it creates a pencil cleavage. Now coming to the 17th question, a highly competent layers embedded in thick incompetent rock layer is subjected to layer parallel shortening. The type of fold developed in competent layer will be. Okay, so just a minute. So आपका हाईली कॉम्पिटेंट लेयर है वो एम्बेड हो रखा है थिक इनकॉम्पिटेंट rock layer mein, and it is subjected to there is this layer parallel shortening. So this type of fold that developed in competent layer, it would be what? It would be stigmatic fold. Let me tell you, stigmatic fold जो है, these are irregular tight folds in deformed layers. Okay, and they are often found in metamorphic rocks as granite veins, and it's formed by what? Layer parallel shortening. Okay, and prismatic folds form when the competency contrast is high. Okay, and while in cuspate lobate folds the competency contrast is low. So if next time competent contrast is low, यहाँ पे लिख दो competent contrast low in the cuspate lobate fold, and competent contrast is high. So yeah, prismatic fold, it forms when the competent contrast is high. So it's a highly competent rock. The highly competent rock is embedded in thick incompetent layer. It causes the layer parallel shortening, and this type of fold is developed in competent layer will be prismatic fold. Okay. Now coming to the 18th question, which one of the following statement is true for supratenacious fold? So there is this classification, famous classification, 1A, 1B, 1C, 2, 3, etc.
So I would like you to go through there, and there you will find a suprateneous fold. Suprateneous fold एक ऐसा fold होता है जिसमें beds जो हैं वो thicker होते हैं trough में और crust में thinner होते हैं. कुछ इस तरीके से, like they are thinner at crust and thicker at trough. Okay, so that is a suprateneous fold. That is all we know. Now, orthogonal thickness of layer is maximum at hinge and minimum at limbs. See this statement, see this statement. यहाँ एक दूसरे के वाइसा वर्सा है, तो जो वाइसा वर्सा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप इन दोनों ऑप्शंस को अपने लिए चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनमें से ही ऑलमोस्ट 99% करेक्ट ऑप्शन इन्हीं में से होगा, इन दोनों में से नहीं होगा. तो अब मैंने आपको बता दिया, तो दिस वुड बी द राइट आंसर. Orthogonal thickness of layer is constant. No, it's not constant. Axial planar thickness of layers is constant. No. So with that, you can do that. And now we'll come to the 19th question. So Mohr diagram for stress represent, ये क्या represent करता है? Here we can see the sigma 2 and sigma 3 are equal, and 0, this means there is a uniaxial state of stress. Okay, and the sigma 1 is somewhat compressive in nature, so it's a uniaxial state of stress. Now coming to the 20th question. Shall I discuss it now or in the next video? I think I'll make a next video, that would be more better. From 20 almost there are, okay, but ज़्यादा questions भी नहीं है, पढ़ाई देती हूँ. So 20th question. Consider the following statements regarding the brittle shear zone. ब्रिटिल शेयर जोन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट होगी. पहली स्टेटमेंट, द ब्रिटिल शेयर जोन इज ऑल्सो नोन एज द फ्रिक्शनल शेयर जोन. ऑब्वियसली द ब्रिटिल शेयर जोन्स आर जनरली confined up to uppermost 10 to 15 kilometers of earth cut. That is also true. Big statement and with facts. Shears fractures have relative movement perpendicular to fracture walls. शेयर फ्रैक्चर्स का जो रिलेटिव एग्जिबिट जो मूवमेंट होता है वो पैरेलल होता है, ना कि परपेंडिकुलर. एंड नॉर्मल एंड रिवर्स फॉल्ट इन्वॉल्व डिप slip motion, whereas strike slip has the lateral movement. So this statement is somewhat incorrect. And we know that कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, थर्ड तो कहीं से है नहीं. तो अपने लिए अब लास्ट का ऑप्शन देख लो. इन ब्रिटल शेयर जोन ब्रेकिंग ऑफ रॉक अकर्स अलोंग मैक्रो स्केल फ्रैक्चर प्लेन्स और जोन्स. दैट इज सो ट्रू. सो दिस ऑप्शन. सो पहले स्टेटमेंट देखो कि ब्रिटल शेयर जोन्स जो है फ्रिक्शनल स्लाइडिंग और बेसिकली फ्रिक्शनल स्लाइडिंग और फ्रैक्चरिंग के थ्रू ये बहुत जाती है. rather than ductile flows, सो इसलिए इनको फ्रिक्शनल शेयर जोन कहते हैं. दूसरा है कि ब्रिटल डिफॉर्मेशन जो है वो अपर क्रस्ट को डोमिनेट करता है, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी जो है वो कम रहता है, और वो कॉज करती है फ्रैक्चरिंग रेदर देन प्लास्टिक फ्लो. देन वी हैव द शेयर फ्रैक्चर्स and they exhibit movement parallel to fracture plane, not perpendicular. So normal and reverse fault, I've already told you. Now brittle shear zones, they consist of a network of macro scale fractures. Also we have the faults, and then we have this cataclastic deformation. So it indicates rock breaking at larger scale. Okay, so now we'll come to 21 question. So we have to match list 1 with list 2 with the correct code. सो फाइलोनाइट, प्रोटोमाइलोनाइट. अब मुझे पता है कि सूडोटेकिलेट क्या है. सूडोटेकिलेट में कोहेसिव एंड ग्लासी, तो सी का 2. इसके बाद अब बी का 1 भी यहाँ से शॉर्टलिस्ट हो गया. प्रोटोमाइलोनाइट जो है वो 10 to 50% ऑफ मैट्रिक्स कंटेंट. एंड देन जो गॉज होता है वो हमें ब्रिटल फॉल्टिंग में मिलता है, तो डी का 4. तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए. अब मैं और डिटेल में बता देती हूँ. फाइलोनाइट क्या होता है. फाइलोनाइट बेसिकली एक माइलोनेटिक रॉक होता है, ठीक है, जो कि माइका में बहुत ज़्यादा रिच होता है. और फाइलोसिलिकेट्स में, फाइलोसिलिकेट से फाइलोनाइट आया है, और इसका जो टेक्सचर है वो फाइलाइट से सिमिलर होता है. प्रोटोमाइलोनाइट जो होता है वो 10 to 50% फाइन ग्रेन मैट्रिक्स उसमें होता है, एंड इट इंडिकेट्स अ लोअर डिग्री ऑफ ग्रेन साइज रिडक्शंस देन द माइलोनाइट. सूडोटेकिलाइट मुझे पता है कि ग्लासी फॉल्ट रॉक होता है, फ्रिक्शनल मेल्टिंग ड्यू टू सिस्मिक स्लिप, एंड इट मेक्स इट कोहेसिव एंड ग्लासी. About fault gauge, it's a fine-grained unconsolidated rock that forms when there is a brittle faulting and then there is an intense crushing of rock. Now coming to the 22 question.
match list 1 with list 2 with the symbols. So what I can get from here is कि मुझे इतना पता है कि ये inclined है, तो ये overturned bedding plane से ही match होना चाहिए, है ना. तो A का 4 ये ऑप्शन हमारे हो गए, और D का 1. तो D जो है स्ट्राइक से को वर्टिकल क्लीवेज, ये इसके पास आ गया. ठीक है. अब मुझे ये पता है कि ये इट्स अ स्ट्राइक ऑफ वर्टिकल फोलिएशन और it's a strike and dip of the vertical bedding. So if I may, then this would be the strike and dip of the vertical bedding plane, and this symbol is for the vertical foliation. So C option would be correct. अगर आपको आइडिया नहीं है, देखो दो तो मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया, बाकी इन दो में कन्फ्यूजन होगी, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना होगा. कैसे लेना होगा मैं बता देती हूँ. मान लो कि ये डिप एंड स्ट्राइक होता है, ठीक है, इस तरीके से. तो ये डिप एंड स्ट्राइक कहीं ना कहीं बता रहा है, डिप एंड स्ट्राइक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दैट. ओवरटर्न मैंने आपको दिखा दिया कि कुछ इस तरह से ओवरटर्न होता है. वर्टिकल बेड्स इट टिप्स टू द नॉर्थ, सो इट्स लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल बेड्स इट्स लाइक दिस. एंड डिप एंड स्ट्राइक ऑफ फोलिएशन कुछ इस तरीके से इसमें है नहीं. एंड वर्टिकल फोलिएशन जो होगा वो रोम्बस और स्क्वायर कुछ भी लगा लो इस तरीके से होगा. हॉरिजॉन्टल फोलिएशन is like this. Dip and strike of cleavage, it's measured like this. Vertical cleavage is like this. Horizontal cleavage is like this. Dip and strike of joint is like a baksa. Vertical joint is like this, and horizontal joints is like this. Okay. Now coming to the 23 question. Consider the following outcrop pattern of a superposed fold structures on a geological map and corresponding statements. Okay. I would like to take this question after discussing with other people as well, because I want to give you the correct answers and the answer key is not out yet. But as far as I know, this kind of pattern is somewhat as a result of two mutually perpendicular upright folding events. The second option is might be correct because ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सेम हो रही है और देयर इज अ बिट डिफरेंस. सो आई विल टीच यू उसके बाद. नाउ consider the following statement where there is a xy line and there are point P that represents the axial plane and x is a fold respectively on a StereoNet overlay. So which of the following statement given below is are correct? It's an antiformal fold. Okay. It represents an inclined fold. अगर ये antiformal fold है तो inclined fold तो नहीं होगा, और फिर ये vertical fold भी नहीं होगा. तो इन तीनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही हो गया, तो 1, 2 या 4. तो 1, 4 कौन सी 1, 2 या 4? तो ओके. The fold plunges towards southeast. So let me tell you, this diagram is for the vertical folds and option B is correct one. Because axial plane and fold are vertical, this means it's a neutral or vertical fold. So either it will be a vertical fold or neutral fold. So only statement 4 is applicable. So with this, I'll end this video and I'll get back to you with this 23 question, and you can mention in the comment section how you can also solve it. I know that this option is 100% correct, but with more explanation I'll come in the next video. Thank you.